अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं CTET का उर्दू का पर्चा जो लैंग्वेज 1 के लिए है, जिन बच्चों ने लैंग्वेज 1 एज अ उर्दू सेलेक्ट की है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आप सही जगह पर आए हैं, आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं समझती हूँ उर्दू के जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उर्दू लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए। और 15 मार्क्स तो आपको बहुत फ्री ही मिलते हैं, ऐसा समझिए आप। 15 मार्क्स आपको फ्री है, बस आपको थोड़ी सी इसमें पेडागोजी की तैयारी करना है। तो ये जो पर्चा है ये जनवरी 2021 का है। और बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। पेपर 1 अगर आपने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया है तो उसी को सॉल्व कीजिए। बच्चे लैंग्वेज 2 के ऊपर जाकर सॉल्व कर लेते हैं और पेपर में लैंग्वेज 1 के ऑप्शंस टिक करके आते हैं, तो उससे भी उनके मार्क्स कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बात का आप ख्याल रखिए कि आपने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट की है या लैंग्वेज 2 सेलेक्ट की है, उसको देखकर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो पैसेज है वो बहुत इजी होता है। इसके बाद एक पोयम होती है, वो भी बहुत इजी होती है, यानी कि 15 मार्क्स आपके फ्री है, ऐसा समझिए आप। हर कोई जो बच्चा उर्दू मीडियम से तालीम हासिल किया हुआ है वो बच्चा 15 मार्क्स इजीली हासिल कर सकता है। और अगर आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं CTET की सीरियसली, आप दिन भर में से मतलब 24 घंटे में से आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो पेडागोजी के 15 मार्क्स में से भी आप 10 से 12 मार्क्स बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये पर्चा बहुत इजी होता है अकॉर्डिंग टू TET। जो टेट है उससे ज़्यादा इजी है CTET। तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से सॉल्व कर सकता है और पूरे पूरे मार्क्स मतलब 110 के अबाव मार्क्स हम हासिल कर सकते। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसा इसको सॉल्व करें। तो जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो आजकल तो ऑनलाइन है तो जहन में रखना है, नहीं तो ऑफलाइन में हमको आसानी हो जाती थी। हम क्या करते थे कि इसको टिक करके चलते थे। तो हम इसको फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। आप ऐसा टाइम ड्यूरेशन रखिए कि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है आप उसको कम से कम 15 मिनट्स में और 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स में इसको सॉल्व करके ख़त्म कर दे। और आपका जो टाइम बचता है आप वो मैथ्स के लिए रखें। तो यहाँ देखिए, बिजली ने इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम और सुख पैदा किया है। इसने इंसान के लिए कई तरह की आसानियाँ मुहैया की है। बिजली कई तरह से तैयार की जाती है जो इंसान के बीसों काम में इस्तेमाल होती है। सबसे ज़्यादा काम सूरज करता है। सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। फिर नदी नाले इस पानी से भर जाते हैं। पानी से भरे नदी नाले बिजली घरों को जन्म देते हैं। पानी के ज़ोर और ताकत से एक पहिया घूमता है जिसे टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन से मकनातीस लगा होता है जो इसके साथ साथ घूमता रहता है। इस मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को जनरेटर कहते हैं। पानी की बिजली घरों को चलाने के लिए करोड़ों मन पानी की ज़रूरत होती है। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस जगह यूरेनियम का इस्तेमाल हुआ हो इसे एटमी बिजली घर कहेंगे। तो ये हमने पैसेज को फास्ट पढ़ लिया और इसमें से बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो खुद ब खुद हमारे जहन में मतलब अच्छे से याद हो जाते हैं हमें। तो अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है। तो इसमें हमको पता है कि ये बुखारात बनता है, लेकिन फिर भी हम पैसेज के थ्रू ही जाएंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप, बुखारात बनकर दोबारा पानी की सूरत में बरसता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 4, इसको हमको टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है बिजली घरों को। ये यहाँ पर हमने पैसेज में अभी पढ़ा था। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, टरबाइन किसे कहते हैं। तो टरबाइन कहते हैं पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, जो हमने अभी पढ़ा था। आप पूरे ऑप्शंस पढ़िए। लेकिन मैंने अभी पैसेज पढ़ा था तो मुझे उसके आंसर्स थोड़े थोड़े याद है, इसलिए मैं उसको टिक कर रही हूँ।
लेकिन एग्ज़ाम में आप पूरे ऑप्शंस पढ़िए, अगर आपको याद है तो फ़ौरन से उसको टिक करिए और अपना टाइम बचाइए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है तो आप दोबारा पैसेज पे जाके देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिए हुए है, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर, बैरोमीटर, कंडेंसर। तो हमने पढ़े थे कि इसको जनरेटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 95। आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है, शमसी तवानाई, एटमी तवानाई यानी यूरेनियम, बरक़ी तवानाई या ख़मरी तवानाई। तो हमने पढ़ा था कि एटमी तवानाई यानी यूरेनियम। इसका है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। जगह की जमा है, तो जगह की जमा है, ऑप्शन दिए हुए जगहो, जगाहो, जगाहात, जगाहातो। तो ग्रामर का क्वेश्चन है ये। तो जगह की जमा है जगहो, है ना, जगहो, जगाहो, जगाहात ये नहीं है, ये सब रॉन्ग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97। सुख का मुतज़ाद क्या है? सुख का है दुख। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की है? क्वेश्चन नंबर 98। इसका ऑप्शन है करेक्ट बिजली ने, क्योंकि हम बिजली के ताल्लुक से अभी पढ़े हैं, तो उसका ऑप्शन है थर्ड बिजली ने। क्वेश्चन नंबर 99 है, बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है चांद, सूरज, सैयारे, तारे। तो हमने पढ़ा था कि बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? सूरज। आपको भी याद होगा कि हमने सूरज पढ़ा था। तो देखिए, जितना इजी पैसेज होता है उतनी ही इजी इसमें जो नज़म है वो होती है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको नज़म में से ही ढूंढकर टिक करना होते हैं। तो ये 15 मार्क्स तो आप समझिए कि बहुत इजीली आप हासिल कर सकते हैं। तो हम नज़म पढ़ेंगे। मंजिल कोई ना ज़्यादा मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसिल सफ़र में है। वो एक तड़प के जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में, कुछ मेरे सौदाए सर में है। जचते नहीं बहशत के मंजर निगाह में, जिस दिन से एक बहशत खरामा नज़र में है। जाएं कहाँ निकल के तेरी रह गुज़र से हम, हर मंजिल हयात तेरी रह गुज़र में है। मेरी यही ख़ता है बस ए अहले बुत कदा, शमाए हरम का नूर भी मेरी नज़र में है। तो यहाँ पर आपको इसके डीप में जाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस आप पढ़िए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किस से इबारत है? तो यहाँ पर देखिए, मंजिल कोई ना ज़्यादा मंजिल नज़र में है, लेकिन हयात है कि मुसलसिल सफ़र में है। वो एक तड़प की जिससे इबारत है ज़िंदगी, कुछ संग दर में, कुछ मेरे सौदाए सर में है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, एक तड़प से, एक जुनून से, एक दर्द से, एक गम से। तो यहाँ पर है एक तड़प से, हमने अभी पढ़ा था कि एक तड़प से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं? तो यहाँ देखिए, तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं हैं। यहाँ देखिए, ये जो है पहला शेर है, ये दूसरा शेर है और ये तीसरा शेर। तो यहाँ देखिए, जचते नहीं बहशत के मंजर निगाह में। तो यहाँ पर है ऑप्शन देख लेंगे हम, बहशत के मंजर, बागों के मंजर, पहाड़ों के मंजर या वादियों के मंजर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, बहशत के मंजर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102। शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? अपने महबूब के हुस्न को, अपने महबूब की रहगुज़र को, अपने महबूब की आँखों को, अपने महबूब के सरापे को। तो यहाँ पर करेक्ट है आंसर अपने महबूब की रहगुज़र को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शम्मे हरम का नूर भी मेरी डैश में है। तो ज़ेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए, नज़र में, निगाह में, क़दर में या फ़ितरत में। तो मेरी
नज़र में है, ये हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद 104, ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या है? तो ज़िंदगी का मुतज़ाद है मौत, है ना। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर वफ़ात भी दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट मौत है, ज़िंदगी मौत, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से ही आपको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन हमको अच्छे से सोच समझकर आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसल सफ़र में बता रहा है? तो हम यहाँ देखिए ऑप्शंस में देखकर समझ में आ जाएगा, कायनात को, हयात को, सितारों को, सैयारों को। तो सितारों सैयारों की तो कोई बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर हयात को यानी ज़िंदगी को मुसलसल सफ़र में शायर बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए 105 तक हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ से जो है आपके मेन जो है क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, और यहीं पर ही आपको अच्छे से सोच समझकर आंसर करना होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दर्ज झेल में से कौन क़वायद पढ़ाने का एक मौसर तरीक़ा, यहाँ पर कौन सा होना चाहिए था? नंबर 1 है मिसालों के साथ क़वायद के उसूलों की तदरीस, यानी कि मिसाल भी देंगे, फिर क़वायद के जो उसूल है वो बताएंगे। सेकंड है मतन का तर्जुमा करते हुए क़वायद के उसूलों की तदरीस, अगर टीचर कोई मतन पढ़ा रहा है, कोई पैराग्राफ पढ़ा रहा है, उसका तर्जुमा करते हुए क़वायद के उसूलों की तदरीस। फिर यह थर्ड है क़वायद की मखसूस किताब की मदद से क़वायद की तदरीस, कोई बुक है ग्रामर की, उसके हिसाब से क़वायद की तदरीस, जो ग्रामर है उसकी तदरीस करेंगे। या नंबर 4 है क़वायद के उसूलों की दरियाफ्त में माउन सयाख में क़वायद की तदरीस, या जो क़वायद के उसूल है उसकी जो दरियाफ्त करेंगे उसमें जो आपको मददगार होंगे सयाख जो सबक है उसकी तदरीस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब आपको लगेगा कि सारे के सारे जो आंसर्स है वो राइट है, लेकिन हमको जो ज़्यादा करेक्ट है वो ढूंढना है जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, जो क़वायद के उसूलों की दरियाफ्त में जो माउन सबक जो सयाख है, जो भी हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड हम उनको ग्रामर बताते हैं, तो वो राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है? तो यहाँ पर देखिए समाज की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर जो है आंसर जाएगा वाइगोत्स्की। आप पेडागोजी भी पढ़ रहे होंगे तो आपने वाइगोत्स्की को अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। जब भी समाजी तामुल की या समाज में से सीखने की या समाज से रिलेट करने की बात आएगी तो उसमें जो है वाइगोत्स्की इसका ऑप्शन होगा। इसको आँख बंद करके हम टिक कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल में कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माउन होता है? इक्तिसाब यानी कि सीखना, मतलब बच्चों की ज़बान के सीखने में सबसे ज़्यादा माउन यानी कि मददगार क्या है? मतलब जब बच्चा लैंग्वेज सीख रहा, कोई ज़बान सीख रहा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मदद उसको किससे मिलेंगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा उसको कहाँ से होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है घर का माहौल, जहाँ बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। अब जब आज़ादी नहीं मिल रही तो वहाँ पे बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा? ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना। अब जब खाली वो सुन रहा, लिसनिंग का काम कर रहा, तो बोलने में उसको क्या बेनिफिट होगा? ये भी रॉन्ग है। थर्ड है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना। अभी कभी देखिए दोहराना, रिपीट करना ऐसे जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। मतलब दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट है। देखिए दूसरे बच्चों के साथ वो खेलेगा तो बात करेगा, अपनी राय रखेगा, तो ये जो है ऑप्शन ये ज़्यादा करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं अगर इन्हें रूबरू किया जाए। बच्चे जो है वो सवाल समझिए आप, बच्चे फितरी अंदाज में ज़बान का इक्तिसाब करते हैं, मतलब नेचुरली बच्चे ज़बान सीखते हैं अगर उनको हम रूबरू किया जाए, उनको हम शामिल करें, मतलब रूबरू करें, तो ज़बान के साथ उनको जोड़े। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका एक वक्त में सिर्फ एक ज़बान के, यानी एक ही वक्त में एक ही ज़बान सीखता बच्चा। सेकंड है इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के
या फोर्थ ऑप्शन है किसी ज़बान के क़वायदी साख्त के। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा एक वक्त में एक ज़बान तो नहीं सीखेगा, ये रॉन्ग है। प्रिंट मीडिया की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ज़बान के क़वायद की साख्त के भी नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है कि इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान। अगर मैं अपना पर्सनली एक बोलूँगी एक्सपीरियंस, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं मोस्टली मराठी मीडियम्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो वो बच्चे हिंदी और उर्दू अच्छे से बोलते हैं और उनको मराठी भी अच्छे से आती है। तो क्योंकि इर्द गिर्द में उनके जो बच्चे, उनके साथ के जो बच्चे हैं जो उर्दू बोलने वाले हैं, वो उसको अच्छे से सीखते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा राइट है आंसर 2, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़बान के। हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़बानें हमको सुनने को मिलेंगी, जो ज़बानें हमको बोलने को मिलेंगी, तो हम वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? मतलब मतन के मुताले, जो मतन है उसके मुताले के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, आराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, उसके बाद है तहरीर कुर्दा मतन के मानी मालूम करना, या सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। अब मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ रहे, सिर्फ रीडिंग हो रही है यहाँ पर। आराब पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे, जो आराब है उस पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे। और यहाँ पर फोर्थ है सही तलफ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ रहे, यहाँ पर भी सिर्फ पढ़ना हो रहा, रीडिंग का ही काम हो रहा। लेकिन थर्ड ऑप्शन में देखिए, तहरीर कुर्दा मतन के मानी मालूम करना, पढ़ने के बाद उसके मानी भी मालूम कर रहे, तो इसमें ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जे झेल में से कौन ज़बान की तदरीस के मकासद में शामिल नहीं है? तो देखिए, ज़बान की तदरीस के मकासद में क्या चीज़ शामिल नहीं है वो ढूंढना है। समझकर पढ़ने की सलाहियत, ये तो शामिल होना चाहिए। सेकंड है कोशिश से ख़यालात का इजहार। थर्ड है जो कुछ सुन रहा है इसको समझने की महारत। फोर्थ है मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। तो यहाँ पर देखिए, मकसद में जो शामिल नहीं है वो है सेकंड वाला, कोशिश से ख़यालात का इजहार। मतलब समझ कर पढ़ना, जो कुछ सुन रहे हैं इसको समझने की महारत होना, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना, लेकिन कोशिश से ख़यालात का इजहार ये इसके मकसद में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक़ होती है। सूतियाती आगाही मतलब जो सूती बोले तो आवाज़ की आगाही जो होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सुनने की सलाहियत, सेकंड है बोलने की सलाहियत, थर्ड है पढ़ने की सलाहियत, या फोर्थ लिखने की सलाहियत। तो वो होती है किससे होगी? थर्ड, पढ़ने की सलाहियत से। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान की कुदरती महारत होती है, यानी इसके नंबर 1 इक्तिसाब की, नक़ल की, तब्दीली की, तर्जुमे की। तो देखिए, नक़ल कभी भी राइट नहीं होगा, क्योंकि नक़ल करना, कॉपी करना ये राइट नहीं होता है। तब्दीली की भी नहीं होगा, तर्जुमे की भी नहीं, इक्तिसाब की। यानी कि नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में जो ज़बान की कुदरती महारत होती है, कुदरती तौर पर जो बच्चा ज़बान क्या करता है, सीखता है, इक्तिसाब करता है, नक़ल नहीं करता है वो। और तब्दीली तो कहाँ से होंगी, क्योंकि वो सीख ही रहा है अभी फर्स्ट लैंग्वेज। और तर्जुमा तो अगर एक लैंग्वेज आएगी तो दूसरे लैंग्वेज का तर्जुमा कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन, नक़ल के ज़रिए, अलग थलग, तफसीली वजाहत के ज़रिए, एक मरबूत अंदाज में। तो यहाँ पर देखिए, नक़ल के ज़रिए कभी भी राइट नहीं होगा, ये रॉन्ग है। अलग थलग भी नहीं, हम सेपरेटली भी कोई बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, सबको एक साथ टीचिंग करेंगे। उसके बाद तफसीली वजाहत के ज़रिए, ये भी नहीं, बच्चा बोर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है एक मरबूत अंदाज में, एक मरबूत अंदाज में ही ज़बान की महारतों की तदरीस होनी चाहिए।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्तानी इब्तदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है। इस तरह वो क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मसरूफ़ रखती है। तो ऐसा तो कोई टीचर नहीं करेगी। सेकंड, लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ दे रही है। थर्ड है, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है। या फोर्थ है, बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है। तो यहाँ देखिए, क्लास में खामोशी बनाने का जो काम है वो नहीं होगा, बच्चों को सिर्फ काम में शामिल कर रही है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है, उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है, ये भी नहीं होगा। कौन से बच्चे फ़नकार है या नहीं है, ये भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसका सही है कि लतीफ़ हर की महारत को फ़रोग़ दे रही, जो उनकी महारत है ड्राइंग की उसकी, तो उसको फ़रोग़ दे रही है टीचर की। हर बच्चे में अलग अलग महारतें होती है, तो ड्राइंग के ज़रिए जो बच्चों को उसमें महारत है, उसमें दिलचस्पी है, तो उसको फ़रोग़ मिलेगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और हर वीडियो से आप अच्छे से सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में मार्क्स हासिल कर सके। क्योंकि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा सा टफ़ से टफ़ होता जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उर्दू का जो पर्चा है, चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, हम आसानी से इसमें से 25 to 28 मार्क्स इजीली कोई भी उर्दू मीडियम का बच्चा हासिल कर सकता है। मैं दूसरे मीडियम के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और ये एक दो मार्क्स की वजह से ही आप पास भी होते हैं और अच्छे से मार्क्स हासिल कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माऊन होंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में जो है हेल्पफुल होंगे, क्या कराना होगा। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट है इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, मतलब बच्चों को अकेले और सबके साथ मिलाकर नज़मों को पढ़ाना। रोल प्ले में शिरकत, कोई एक्ट करा रहे तो उसमें उनको शामिल करना। और उसके बाद है दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। या फोर्थ है उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना। यहाँ पर देखिए, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़मों को पढ़ना, यहाँ पे सिर्फ रीडिंग का काम हो रहा, बच्चे अकेले भी पढ़ रहे, मिलके ग्रुप में भी पढ़ रहे। थर्ड ऑप्शन है इसमें दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। अब बच्चे सिर्फ इसमें भी रीडिंग कर रहे, इसमें भी कुछ इसमें ख़ास बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। फोर्थ है उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना, जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको सही तौर पर पढ़ना, ये भी नहीं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ देखिए रोल प्ले में शिरकत। अब कोई रोल प्ले करेंगे, कोई एक्ट करेंगे तो बच्चे उसमें शरीक होंगे, सारे बच्चे मिलकर ग्रुप में जो है प्ले करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे, तो ये जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। तीसरी जमात का उस्ताद तुलबा से कहानी को उस तरतीब से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी माउन होगी, जैसी किताब में दी गई है वैसे कहानी को तरतीब से करने के लिए उस्ताद कहता है। तो ये सरगर्मी किस लिए माउन होगी, इबारत को समझकर पढ़ने में, काबिल फ़हम मवाद में, लिखने की महारत के इजाफ़े में, तुलबा के बात करने के वक्त के इजाफ़े में। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है इबारत को समझकर पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर पर्चियाँ चिपका कर देता है। तहरीर कुर्दा लफ्ज़ असल चीज़ से मरबूत करने में तुलबा की मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तुलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी माउन होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है क़वायद, नंबर 2 तहरीरी महारत, नंबर 3 ज़ख़ीरा अल्फाज, या नंबर 4 लिखावट। तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है, आप भी सोचिए कि क्या सही होगा कि एक सेकंड का क्लास टीचर है जो
पर्चियाँ लिखकर मुख्तलिफ़ चीज़ों पे उसको पेस्ट करता है। जैसे कि कभी कभी हम एक्टिविटी लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश के लिए हम करते हैं ऐसा कि बोर्ड, टेबल, डस्टर, चॉक, चेयर वगैरह, और बच्चों के पास सेम मतलब कार्ड देते हैं, तो बच्चे उस चीज़ के पास आकर खड़े होते हैं या उसको छूकर बताते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, या मतलब कौन सी चीज़ को बढ़ाने में मदद होगी, तो ये होगा इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 119, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है। मतलब कौन सी चीज़ जो है कम मौसर है। कहानी सुनाना, कहानी लिखना, किसी हादसे को बयान करना या इमला। तो यहाँ पर देखिए कहानी सुनाना, बच्चा खुद से बोलेगा कहानी पूरी, या लिखेगा, या किसी हादसे को बयान करेगा, तो इसमें बच्चा अपना इजहार करेगा कि उसने क्या देखा, क्या उसके जहन में वो। लेकिन इमले में जो है वो डिक्टेशन में सिर्फ जो बोला जा रहा है वो लिखेगा, तो इसमें ये चीज़ कम मौसर है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट है। यहाँ पर कम मौसर बोला गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन सा सवाल बच्चों की ज़बान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज़्यादा माउन होगा। मतलब कौन सा सवाल उनकी जो लैंग्वेज की सलाहियत में इजाफे के लिए मददगार होगा। फर्स्ट है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। अब कोई भी फेवरेट बुक में से एक बुक का नाम बोल देंगे वो, तो ये ज़्यादा मददगार होगा क्या, नहीं। हमको ऑप्शन पढ़ते से ये आंसर भी खुद ब खुद समझ में आ जाता। सेकंड है लफ्ज़ तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। अब ये कोई भी एक लफ्ज़ दे दिए तो एक जुमला, एक सेंटेंस बच्चे फ़ौरन बना लेते। थर्ड है अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना। या फिर फोर्थ है मुताल्ला कुर्दा नज़म के खालिक का नाम लिखना। यहाँ पर देखिए जो नज़म उन्होंने पढ़ा है उसको किसने लिखा, उसका नाम लिखना, ये भी ईजी है। ये तीनों भी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ईजी है, और इसमें उनकी जो ज़बान की सलाहियत है उसमें इजाफे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये राइट है, क्योंकि अपनी और अपने वालिदा के दरमियान जो मुकालमा हुआ है, जो बातचीत हुई है, बच्चा उसको सोचेगा, लिखेगा और अपने अंदाज में लिखेगा। अल्फाज नए नए हो गए तो इसमें जो ज़बान जो भी इसको लैंग्वेज सिखा रहे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थे हमारे पेपर 1 का लैंग्वेज 1 के पूरा पेपर हमने सॉल्व किया, समझा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं भी करना चाह रहे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सके। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह मैं और दूसरे पेपर्स के भी वीडियोस